नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि, स्नातकोत्तर महाविद्यालय बख्शी का तालाब, लखनऊ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स से रिलेटेड आपका टॉपिक, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशन ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दिस इज डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ मेजर स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। दिस encompasses central government, state government, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पर हम डिटेल्ड में कहीं ना कहीं विस्तृत अवलोकन करने वाले हैं कि भारत में कृषि आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आपकी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो आपके मेजर स्कीम्स हैं, जो आपके कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम्स हैं, और बहुत सारे आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके जो संगठन हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं आपके वर्क कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका केंद्र सरकार है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही हैं। इसके बाद आपका कुछ राज्य सरकारें हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी इसमें काम कर रही हैं, और कुछ आपके पब्लिक सेक्टर हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं, और कुछ आपके प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स और कुछ आपकी निजी क्षेत्र की पहले भी हैं जो आपका रूरल लाइवलीहुड को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फार्मिंग लाइवलीहुड की अगर हम बात करें, कृषि आजीविका के लिए केंद्र सरकार की अगर हम योजनाओं की बात करें तो इसमें जो है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल फ्लैगशिप स्कीम्स फोकसिंग ऑन डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, रिस्क मिटिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एडवांसमेंट। तो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं आपका प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, जोखिम न्यूनीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क मिटिगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जोखिम न्यूनीकरण, और बुनियादी ढांचा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो तकनीकी उन्नति है या तकनीकी नॉलेज है पर केंद्रित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने शुरू की हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार के द्वारा जो आपकी योजनाएं शुरू गई हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एंड सोशल सिक्योरिटी। तो भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट इनकम को सपोर्ट मतलब प्रत्यक्ष आय सहायता और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है वो आपकी कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसको हम लोग पीएम किसान भी बोलते हैं। अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर in 3 equal installments to all land holdings, farmer families regardless of land size, subject to certain exclusion criteria। कुछ आपके क्राइटेरिया भी हैं। The amount is transferred via direct benefit transfer। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना जो आपकी लॉन्च की गई, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या आपका भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इसमें क्या किया जाता है, यह एक केंद्र की योजना है जो सभी भूमिधारक, किसी के पास कितनी भी भूमि हो, सभी किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये लागू होती है, सभी परिवारों के लिए लागू होती है, चाहे उसके पास कितनी भी भूमि है, भूमि का कोई इसमें मानदंड नहीं है। तो ये जो आपका सम्मान निधि दी जाती है, ये जो आपका पैसा दिया जाता है, वो आपका क्या है, 3 समान किस्तों में, एक साल में 3 समान किस्तों में दिया जाता है। और ये जो आपकी किस्त होती हैं, 3 किस्त जो होती हैं आपकी 2,000 रुपीज़ की होती हैं। तो ये एक साल में आपको जो 6,000 रुपये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। ये आपका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने का काम करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
यह जो राशि आपकी होती है, यह जो अमाउंट है, यह जो राशि है, यह जो प्रत्यक्ष लाभ है, यह आपका डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी का मतलब है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो डीबीटी के माध्यम से ये सारे किसानों के अकाउंट में हस्तांतरित करने का काम किया जाता है, इसको ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है। कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको 9,000 रुपीज़ तक भी करने वाली है, पर ईयर 9,000 रुपीज़ जो फार्मर्स हैं उनको देने पर भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉन्च की गई है लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो आपकी है, इसकी अगर हम शुरुआत करें, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा ही चालू की गई और यह 2019 में इसकी शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो आपका है, इसमें जो आपकी ये योजना है वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज्ड 18 to 40 years, it provides a monthly pension of ₹3,000 upon attaining 60 years of age। तो ये जो आपकी स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई, भारत सरकार के द्वारा 2019 में लॉन्च की गई। तो इसमें क्या कहा गया कि जो 18 से 40 वर्ष की आयु के जो लघु और सीमांत किसान हैं, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो आपके लघु और सीमांत किसान हैं, के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना ये आपकी चालू की गई। इसके तहत जो आपके किसान हैं, जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते 3,000 की उनकी जो मासिक पेंशन है उनको प्रदान की जाएगी। 60 वर्ष तक उनको जो मासिक पेंशन है वो प्रदान करने का काम किया जाएगा। तो ये आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये बहुत सारे किसान इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में जो उनका लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव होगा, इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके बाद आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस पर भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर भी जोखिम प्रबंधन और बीमा से रिलेटेड भी कुछ आपकी योजनाएं लॉन्च की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें आपकी जो सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपकी है, इसमें क्या है आपका अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडिंग कम्प्रिहेंसिव रिस्क कवर टू फार्मर्स अगेंस्ट लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क्स फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट। इट एम्स टू स्टेबलाइज फार्मर इनकम। तो जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो ये क्या करता है, यह एक फसल बीमा योजना है। ये क्रॉप को इंश्योर करता है, मतलब इंश्योरेंस देने का काम करता है। तो ये इंश्योरेंस कब से कब तक होता है, जो बुआई से पहले से लेकर, जब आप बुआई करते हैं, बुआई से लेकर पहले से लेकर कटाई के बाद तक जो आपका पीरियड होता है, उस पीरियड को ये इंश्योर करने का काम करता है। अब इसमें आपकी क्या क्या दिक्कतें जब आएंगी, जैसे गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिम जो आपके हैं, जैसे हम अगर जोखिमों की बात करें, प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, जैसे आपका सूखा है, बाढ़ है, आंधी है, तूफान है और अन्य कृषि संबंधित जोखिमों से बचाने में ये जो आपका योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये किसानों का बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल है। तो जोखिमों से होने वाले नुकसानों के लिए किसानों को व्यापक जोखिम कवर आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो देने का काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है, अगर इसका हम उस उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना है। कहीं ना कहीं जो इनकम स्टेबलाइजेशन है वो मुख्य उद्देश्य है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। तो ये अगर धीरे धीरे अगर देखा जाए तो जो आपके फार्मर्स हैं इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं
मतलब इसको लेने का काम कर रहे हैं, बीमा कवर लेने का काम कर रहे हैं। तो फसल का भी बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं और करा भी रहे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी जो नेक्स्ट स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो अवसंरचना वित्त और विपणन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और मार्केटिंग को कैसे डेवलप किया जाए, इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ ₹1 लाख करोड़ फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग assets. Example, cold storage, processing units. It includes interest, subvention and credit guarantee support. तो जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, कृषि अवसंरचना जो आपका कोष है, इसमें आपका क्या होता है, जब आप क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करने के बाद आपका हार्वेस्टिंग के बाद फसल कटने के पश्चात जो प्रबंधन करना होता है, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अवसंरचना को डेवलप करना और सामुदायिक कृषि जो आपकी संपत्तियां होती हैं, जैसे आपके शीतगृह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, कुछ प्रोसेसिंग आपकी जो इकाइयां हैं, जो प्रोसेसिंग का मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है को, तो इससे रिलेटेड जो आपकी इकाइयां हैं हम उस पर भी काम करने का काम करते हैं। में निवेश हेतु जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1 लाख करोड़ की मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषित सुविधा देने का काम आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, किसके थ्रू, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता भी आपको मिलती है। क्या मिलता है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी। तो आपको इसमें क्रेडिट गारंटी भी मिलती है, ब्याज अनुदान भी मिलता है और ऋण गारंटी की भी सहायता आपको मिलती है, किसमें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपकी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसको हम लोग FPO भी बोलते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, FPO भी बोलते हैं। तो FPO जो है ये आपका क्या है, अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है टू इनकरेज द कलेक्टिविजेशन of farmers into farmer producer organizations to achieve economies of scale in input, purchase, access to credit, technology and market linkage। तो इसमें आपका क्या होता है, जो आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 10,000 जो आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है बनाने का जो टारगेट था उस पर काम चल रहा है। तो किसान उत्पादक जो संगठन है का गठन और संवर्धन करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इनपुट खरीद। इनपुट खरीद का मतलब क्या है कि जो आप जैसे क्रॉप का कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, तो क्रॉप कल्टीवेशन के समय आपको बीज की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, कुछ आपको इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है, मैकेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। तो जो आपका इनपुट है, इनपुट खरीद, ऋण तक पहुंच, जो आपका ऋण है, ऋण तक पहुंच, प्रौद्योगिकी और बाजार संपर्कों में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए किसानों को क्या किया जाता है, जो फार्मर्स होते हैं, बहुत सारे बात की जाए तो जितने भी हमारे इंडिया में फार्मर्स हैं लगभग 80% फार्मर्स के आसपास हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास जो लैंड होल्डिंग है बहुत ही कम है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनकी लैंड्स को एक जगह कलेक्ट करने का काम किया जाता है और फिर उस पर कोई एक्टिविटी करने का काम किया जाता है। तो किसानों को FPO में शामिल किया जाता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपके बनाए जाते हैं, शामिल
करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तो एक केंद्रीय क्षेत्र की आपकी योजना है। कौन? आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ई नाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई नाम बोलते हैं। ई नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की अगर हम बात करें, ई नाम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं? ई नाम, इसको हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी बोलते हैं। तो इसमें एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल दैट नेटवर्क्स एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज to create a unified national market for agricultural commodities, ensuring better price discovery for farmers। तो ई नाम जो आपका एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें क्या जो राष्ट्रीयकृत आपके राष्ट्रीय कृषि बाजार है, जो आपके नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हैं, उसके लिए ये आपका ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक योजना लॉन्च की गई। इसमें क्या किया गया? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो कृषि उपज बाजार हैं, तो कृषि उपज बाजार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, कृषि उपज बाजार समिति जिसको हम लोग बोलते हैं, मंडियों को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया ई नाम के थ्रू। तो इनको जोड़ने का काम किया गया है, माध्यम से जोड़ता है, ताकि जो आपकी कृषि से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, वस्तुओं के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आपका कहीं ना कहीं बन सके, वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके। तो इस राष्ट्रीय बाजार में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के थ्रू कहीं ना कहीं जो आपके डिफरेंट मंडीज़ हैं, जो आपके मार्केट्स हैं, उनको इंटीग्रेट किया जा सके। इससे क्या होगा? जिससे किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने का काम किया जा सके। तो वो जिससे क्या हो, वो अच्छे से अच्छा पैसा प्राप्त कर सकें, अच्छे से अच्छा मूल्य अपनी उपज का प्राप्त कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो आपका है, जिसको हम लोग PMKSY भी बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपका क्या होता है? इस योजना की अगर हम बात करें तो यह जो योजना है आपकी 2015 में भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी योजना है। तो एम्स टू इंश्योर एक्सेस टू सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन टू ऑल एग्रीकल्चरल फार्म्स इन द कंट्री विद द मोटो ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, focusing on water use efficiency through micro irrigation. Micro irrigation mean drip and sprinkler irrigation. तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये जैसा कि आपको बताया गया कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया गया? इसका जो उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रति बूंद आपको अधिक फसल लेनी है, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको इससे इंश्योर करना है कि आदर्श वाक्य के साथ देश के सभी जो आपके कृषि फार्म हैं, कृषि फार्मों तक किसी न किसी रूप में सुरक्षात्मक सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित करना था। किसके अंतर्गत? आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जिसमें मेजरली फोकस जैसे हम बात करें हमारे इंडिया में जो मोस्ट ऑफ इरिगेशन होती है वो आपका क्या होती है? फ्लड इरिगेशन होता है। तो फ्लड इरिगेशन जो होता है, तो उसकी अगर एफिशिएंसी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आप ड्रिप इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकते हैं, के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आपकी जल उपयोग दक्षता है उसको इंक्रीज करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेन उद्देश्य था। इसके लिए ये आपकी स्कीम लॉन्च की गई। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या आता है? किसान क्रेडिट कार्ड जो आपका है प्रोवाइड्स कंसेशनल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर क्रॉप हस्बेंड्री एंड एलाइड एक्टिविटीज़ अप टू अ लिमिट ऑफ एन, अगर हम बात करें 3 लाख तक इसमें कहीं ना कहीं आपको लोन मिल जाता है किसान क्रेडिट कार्ड में, एट अ लो इंटरेस्ट रेट विद एन एडिशनल सबवेंशन फॉर टाइमली रीपेमेंट। तो किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, KCC की बात करें, तो
ये आपकी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो कृषि मंत्रालय है, उसके द्वारा ये आपकी योजना लॉन्च की गई। ये 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई, जिसमें सस्ते ब्याज दरों में जो ऋण है देने का काम किया गया। तो इसमें क्या किया गया, यह योजना किसानों को फसल पालन, अब फसल पालन का मतलब ये है कि जो आप फसल लगाने जा रहे हैं, फसल के लिए जो भी आपको चीज़ें खरीदनी है, जैसे आपके सिंचाई के कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, बीज खरीदना है, उर्वरक खरीदना है, खाद खरीदनी है, उपकरण खरीदने हैं और कुछ अन्य कृषि कार्य करने हैं, उसके लिए ये आपको ऋण देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। तो फसल पालन और संबद्ध जो गतिविधियां, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, गतिविधियों के लिए एक सीमा लगभग मैक्सिमम 3 लाख रुपए देने का काम किया गया। कम ब्याज दर पर रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करती है आपकी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिससे समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान भी आपको देने का काम किया जाता है इस आपका क्रेडिट कार्ड स्कीम के द्वारा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है सस्टेनेबल एंड एलाइड फार्मिंग। तो सस्टेनेबल एंड एलाइड फार्मिंग की अगर हम बात करें तो सतत एवं संबद्ध खेती इसको हम लोग बोलते हैं। सस्टेनेबल एंड एलाइड फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत और संबद्ध खेती इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर इसमें सबसे पहली जो आपकी योजना है सस्टेनेबल एंड एलाइड फार्मिंग अगर आपको करना है, सतत एवं संबद्ध खेती अगर आपको करना है, तो इसमें जो सबसे पहली स्कीम आपकी लॉन्च की गई, योजना लॉन्च की गई, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो आपकी लॉन्च की गई, इसकी अगर हम बात करें तो एम्स टू, जो आपकी ये योजना लॉन्च की गई PKVY, एम्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड सर्टिफिकेशन। इट सपोर्ट्स द एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो लॉन्च की गई, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था, क्लस्टर बेसिस पर कहीं ना कहीं आधारित इसका दृष्टिकोण था और जो प्रमाणन था, सर्टिफिकेशन था, के माध्यम से हम लोग डिफरेंट एजेंसीज को सर्टिफाई करके उस माध्यम से जो आपका जैविक खेती है, जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको बढ़ावा देना था परंपरागत कृषि विकास योजना का। तो यह जैविक प्रथाओं को अपनाने में सहायता प्रदान करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका योजना थी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। तो यह भी योजना आपका लॉन्च की गई और ये योजना जो थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च की गई। इसमें आपका क्या किया गया, ये योजना जो आपकी थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू बूस्ट ऑयल पाम कल्टीवेशन टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन एडिबल ऑयल। तो यह जो आपका योजना थी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम वाली जो योजना थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना। तो हमारा जो इंडिया है वो सफिशिएंसी क्रिएट कर सके कहीं ना कहीं ऑयल प्रोडक्शन में, इसके लिए ये आपकी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ गवर्नमेंट का ये भी एक स्कीम थी, ये भी उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं उनका एरिया इंक्रीज़ किया जा सके, उस एरिया को बढ़ाया जा सके। तो एरिया जब आपका बढ़ जाएगा ऑयल सीड्स क्रॉप्स का, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे तेल उत्पादक हो जाएंगे और अपने भर का, अपने कंट्री के प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन भर का, कंजम्पशन भर का आप ऑयल प्रोडक्शन कर सकते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो योजना आती है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो नेक्स्ट जो आपकी योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपकी योजना थी ये आपका कृषि और पशुपालन मंत्रालय के द्वारा 2014 और 15 में इसको लॉन्च किया गया। तो इसका अगर हम नेशनल गोकुल मिशन की बात करें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, गौवंश की नस्लों में सुधार करना, कहीं ना कहीं इनकी नस्लों में सुधार करना, नस्ली गायों की संख्या में वृद्धि करना, गोवर्धन जैसी पारंपरिक संसाधनों के, जो आपके पारंपरिक संसाधन है, जो आपके ट्रेडिशनल
रिसोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना, ये आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कुछ मुख्य उद्देश्य थे। तो अगर फोकसिंग की बात करें, फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स फॉर इन्हांस्ड मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन था उसका जो मेन फोकस था दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो आपकी स्वदेशी गो जातियां हैं नस्लों का विकास करना और कहीं ना कहीं संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करके रखना, उनको संगठित करके रखना, ये आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य था, जो आपका 2014-15 में गवर्नमेंट के द्वारा कृषि और पशुपालन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है नेशनल बी कीपिंग एंड हॉनी बी, नेशनल बी कीपिंग एंड हॉनी मिशन, जिसको हम लोग NBHM भी बोलते हैं। तो नेशनल बी कीपिंग एंड हॉनी मिशन की अगर हम बात करें, इसका क्या मिशन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रमोट्स साइंटिफिक बी कीपिंग फॉर हनी प्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन सपोर्ट। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन जो था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? शहद उत्पादन, मतलब हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन करना। परागण सहायता के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपका पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन करने में, परागण करने में बहुत ही अहम भूमिका प्ले करती हैं, रोल प्ले करती हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका क्या होता है? इनहैंस होता है, बढ़ता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NFSM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM भी बोलते हैं। तो NFSM जो आपका है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2007 में इसको लॉन्च किया गया। तो 2007 में इसको लॉन्च किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। क्यों लॉन्च किया गया? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य क्या था? एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, pulses, coarse cereals and commercial crops through area expansion and productivity enhancement। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल है आपका, गेहूं है आपका, दालें हैं आपका मोटे अनाज हैं, कोर्स सीरियल्स हैं, और जो आपकी वाणिज्यिक फसलें हैं, जो आपकी कॉमर्शियल जो क्रॉप्स हैं, तो कॉमर्शियल वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, ये आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य क्यों था? क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन के भरण पोषण के लिए ये इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की। तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन हैं, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इस पर बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफन इम्प्लीमेंट सेंट्रल स्कीम्स बट आल्सो रन their own initiatives specific to regional needs. Public sector organizations play a crucial role in finance, research and extension. तो स्टेट गवर्नमेंट और अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो कुछ आपकी जो राज्य सरकारें हैं, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, कभी कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको हमारे अपने स्टेट्स में लॉन्च करके उस पर काम करने का काम करती हैं। तो राज्य सरकारें अक्सर केंद्रीय योजनाओं को लागू करती हैं, लेकिन केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के साथ साथ क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी पहल भी चलाने का काम करती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ स्कीम्स लॉन्च करने का काम करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो पब्लिक क्षेत्र के जो संगठन हैं वो क्या करते हैं? वो वित्त, अनुसंधान और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो बात करते हैं हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ आपके संगठन हैं, जैसे आपका अगर हम सबसे पहले संगठन की बात करें तो ये संगठन आपका कौन सा है?
ये संगठन है आपका नाबार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र का जो संगठन है नाबार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया। तो यह एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, 12 जुलाई 1982 को केंद्रीय बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जो है ये आपका संस्थान इस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो संस्थान है, अपेक्स डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइडिंग फाइनेंस इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक FPOs, जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन, वाटर शेड डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नाबार्ड की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अगर हम बात करें, तो यह जो बैंक है वो क्या करता है, शीर्ष विकास बैंक है। ये आपका एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। तो ये एपेक्स डेवलपमेंट बैंक जो है नाबार्ड है, ये क्या करता है, यह फाइनेंस देने का काम करता है, मतलब वित्त प्रदान करने का काम करता है विकास कार्यक्रमों। अब विकास कार्यक्रम आपके क्या हो सकते हैं, जैसे आपके फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, FPOs हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम करता है। वाटर शेड डेवलपमेंट में अहम भूमिका अदा करता है, को क्रियान्वित करने का काम करता है। और जो आपका ग्रामीण बुनियादी ढांचे हैं, तो ग्रामीण जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करने के लिए फैसिलिटीज़ देने का काम करता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है इंस्टीट्यूशन, वो है आपका ICAR। तो ICAR सभी लोग लगभग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की अगर हम बात करें, तो यह जो संस्थान है ये भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा देने का प्रमुख एक संस्थान है आपका ICAR, जो कृषि विज्ञान में क्या करता है, अनुसंधान, शिक्षा, तकनीकी विकास को बढ़ावा देने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और इसका अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया वो 16 जुलाई 1929 में इसको इस्टेब्लिश करने का काम किया गया। तो यह जो इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, इट डेवलप्स इम्प्रूव्ड वैराइटीज़, टेक्नोलॉजीज़ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम्स। तो जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या काम करता है, यह कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करता है। कृषि अनुसंधान के साथ साथ जो कृषि शिक्षा है, कृषि शिक्षा में भी कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, समन्वय कायम करने का काम करता है, गाइड करने का काम करता है। और मैनेजमेंट हेतु ये आपकी सर्वोच्च संस्था है आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यह उन्नत किस्में, जो आपकी उन्नत आपकी वैराइटीज़ होती हैं, जो आपकी इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ होती हैं, उनके डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ कृषि, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं, ऐसी कृषि प्रणालियों को डेवलप करने में आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद आपका आता है कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, KVK बोलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र इसको हम लोग बोलते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र के अगर हम उपयोगिता की बात करें, तो इसका क्या मतलब है, सर्व्स एज ग्रॉस रूट्स लेवल एक्सटेंशन सेंटर्स प्रोवाइडिंग ऑन फॉर्म टेस्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू फार्मर्स एंड रूरल यूथ। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, KVKs होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये केंद्र ज़मीनी स्तर के विकास केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जो किसानों और ग्रामीण युवाओं को प्रौद्योगिकी का खेत पर परीक्षण, जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको खेत पर परीक्षण करने का काम करते हैं। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का काम हमारे जो KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है SFAC, स्मॉल फार्मर्स
एग्री बिजनेस कंजोर्टियम। तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम की अगर हम बात करें तो ये जो था SFAC, भारत में छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय, जो भारत में बहुत सारे छोटे किसान हैं जिनके पास कुछ ना कुछ व्यवसाय होता है, कृषि व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। इसे 1994 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित करने का काम किया गया। कब? 1994 में। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, ये क्या करता है SFAC, फैसिलिटेटिंग एग्री बिजनेस वेंचर्स बाय मोबिलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग द फॉर्मेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर फार्मर ग्रुप्स। तो लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ जो है ये क्या करता है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोत्साहित करने का काम करता है, उसको प्रोत्साहित करके, और जो आपके FPOs हैं, जो आपके फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वह अन्य कुछ आपके जो किसान संगठन है, कुछ समूह हैं के गठन एवं उनके उनका वित्त पोषण करने में बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल है SFAC करके। कृषि व्यवसाय, जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, अगर वो कोई कृषि व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसको ये फाइनेंस करके कहीं ना कहीं उनके जो उपक्रम है उसको सुगम बनाने का काम जो आपका है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम करने का काम करता है। इसके बाद नंबर 5 आपका आता है DNRLM, जिसको हम लोग दीन दयाल अंत्योदय योजना भी बोलते हैं। दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के अंतर्गत आप क्या डिस्कस करते हैं, तो यह जो आपका वेंचर है इसको भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसकी जो शुरुआत की गई 2011 में की गई। इसलिए की गई कि इसका उद्देश्य जो मुख्य था गरीबी को कम करना, और जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो रूरल वुमेन्स हैं, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आपका दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का शुरुआत की गई। तो इसमें क्या किया गया, थ्रू ब्रॉडर इट इज़ क्रिटिकल फॉर फार्मिंग लाइवलीहुड्स, इट फोकसेज ऑन सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल inclusion and livelihoods promotion for rural poor households, largely through self-help groups often linked to allied agricultural activities। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यद्यपि यह व्यापक है फिर भी यह कृषि आजीविका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मुख्यतः स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो अक्सर संबद्ध कृषि गतिविधियों से जुड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन का काम करते हैं। जो हमारी रूरल वुमेन्स हैं उनको रिलेट करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है स्टेट लेवल्स प्रोग्राम्स, जो राज्य स्तरीय कुछ कार्यक्रम स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाए जाते हैं। तो उदाहरणात्मक तरीके से अगर हम बात करें जो स्टेट लेवल प्रोग्राम जो चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, व्हाइल स्कीम्स वेरी बाय स्टेट दे टिपिकली फोकस ऑन सब्सिडीज, क्रेडिट एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन। तो अगर हम बात करें स्टेट लेवल प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, यद्यपि योजनाएं राज्य के अनुसार भिन्न होती हैं फिर भी वे आम तौर पर मेजरली जो आपकी राज्य स्तर की जो योजनाएं होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी फार्मर को या किसी भी रूरल पीपल को सब्सिडी देने का काम करती हैं, मतलब मेनली फोकस्ड ऑन सब्सिडीज़। और इसके बाद आपका रेड मतलब लोन पे फोकस करते हैं और क्षेत्रीय विशेषज्ञता पर केंद्रित होते हैं, जो भी आपके स्टेट लेवल्स आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं मेजरली। इसके बाद नंबर 2 अगर हम बात करें सब्सिडीज ऑन मशीनरी इनपुट्स, तो सब्सिडी देने का जो काम किया जाता है, जैसा कि हमने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो मेजरली डिपेंड होते हैं, फोकस करते हैं सब्सिडीज़ पर, लोन्स पर,
जो ये मेजरली फोकस करते हैं। सब्सिडीज़ किस पे देते हैं? मेजरली आपका मशीनरी और जो आप इनपुट लगाते हैं अपनी एग्रीकल्चर पर अपनी खेती पर, उस पे ये सब्सिडी देने का काम करते हैं या लोन देने का काम करते हैं। तो स्टेट्स प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन फार्म इक्विपमेंट, हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पावर कंजम्पशन। तो इसमें अगर हम बात करें, जो आपका मशीनरी है, मशीनरी पर आपका सब्सिडी देने का काम किया जाता है, इनपुट पर आपका सब्सिडी देने का काम किया जाता है। तो ये सब्सिडी मशीनरी आपकी क्या हो सकती है? जो राज्य कृषि उपकरण हैं, उच्च उपज वाले जो आपके बीज हैं, तो जो हाई यील्डिंग आपकी वैरायटीज़ हैं, जो आपके उर्वरक हैं, जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, मेजरली अगर हम बात करें डीएपी, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 50% सब्सिडी देने का काम करती है। और जो बिजली की खपत है, बिजली की खपत पर भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी देने का काम किया जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है रीजनल क्रॉप प्रमोशन। तो रीजनल क्रॉप प्रमोशन की अगर हम बात करें, फोकस्ड स्कीम्स फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर बेस्ड ऑन द स्टेट्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एग्जाम्पल फ्लोरिकल्चर इन कर्नाटका, तमिलनाडु, मेज इन सर्टेन रीजन्स। तो रीजनल क्रॉप प्रोडक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स ऐसी लॉन्च की जाती हैं, प्रमोशन करने का काम किया जाता है। अगर राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र, तो मेजर अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे आपका कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु जो आपके स्टेट्स हैं, उसमें जो आपका पुष्प कृषि है, जिसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, और इन्हीं स्टेट्स में कुछ क्षेत्र हैं जिसमें जो मक्का प्रोडक्शन होता है, मेज प्रोडक्शन होता है, उसको प्रमोट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर विशिष्ट फसलों बागवानी के लिए आपकी जो केंद्रित योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करने का काम किया जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है लाइव स्टॉक फिशरीज सपोर्ट। तो लाइव स्टॉक और फिशरीज में भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स के थ्रू, सब्सिडी के थ्रू या लोन के थ्रू सपोर्ट करने का काम, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे रूरल लाइवलीहुड है, उसको सपोर्ट करने का काम किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपका प्रोग्राम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई क्वालिटी ब्रीड्स ऑफ कैटल, पोल्ट्री और फिश सीड्स along with सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पशुधन मत्स्य पालन में भी सहायता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है? जैसे सहायक बुनियादी ढांचे के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के मवेशी। तो कुछ ऐसी हाई क्वालिटी ब्रीड्स होती हैं जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको लेने में लोन दिया जाएगा, या तो जो सब्सिडी है सब्सिडी देने का काम किया जाएगा, या लोन का जो इंटरेस्ट है उस लोन के इंटरेस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा छूट देने का काम किया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो मुर्गी पालन है, मछली पालन है, इसके बीज वितरित करने के जो कार्यक्रम है, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा छूट देने का काम किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं। तो निजी और गैर सरकारी कुछ आपके संगठन होते हैं जो इस पे काम करते हैं। आपका निजी और गैर सरकारी संगठन की अगर हम बात करें, द प्राइवेट सेक्टर एंड एनजीओज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग CSR बोलते हैं, मार्केट लिंकेजेस एंड ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन। तो कुछ निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, बाजार संपर्क और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान निभाने का काम करते हैं। तो प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे अगर हमने इसको टेबलाइज किया है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप, 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप है आपका, एग्जाम्पल एंड फोकसिंग एरियाज़ है, और आपका जो लाइवलीहुड इम्पैक्ट है, आपकी आजीविका पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन 3 कॉलम्स के थ्रू हम इसको डिस्कस करने का काम करेंगे। तो एग्री बिजनेस एंड FMCG की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ITC कंपनी आपकी है, ITC लिमिटेड
ई चौपाल के माध्यम से वो क्या करता है, प्रोवाइड्स फार्मर विद डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो जो फार्मर होते हैं उनको डायरेक्ट मार्केट एक्सेस प्रदान करने का काम करता है, इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब, देखो किसान है तो किसान को मेजर इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की चाहिए, उसको आपका वेदर का मतलब मौसम संबंधी जानकारी चाहिए जिससे वो अपनी फसलों को सही तरीके से लगा सकें। और क्या चाहिए, प्राइजिंग, जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन देने का काम हमारा जो आईटीसी लिमिटेड है वो करता है। एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जो जानकारी देने का काम करता है वो आपका आईटीसी लिमिटेड करता है। तो इससे अगर लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आजीविका पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे क्या होता है, बेटर प्राइस रियलाइजेशन। तो जो आपको प्राइस है बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा अगर प्राइस से संबंधित अगर आपको जानकारी या मार्केट से संबंधित आपको अच्छी जानकारी मिलेगी तो एलिमिनेट्स इंटरमीडियरीज, तो जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं उनको एकदम ख़त्म करने का काम करता है। तो जो फार्मर का प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में या कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। तो इससे जो फार्मर है उसको अच्छा प्राइस भी मिल जाता है। इम्प्रूविंग प्राइस ट्रांसपेरेंसी, तो प्राइस में भी कोई घपला नहीं हो सकता है। एंड फार्मर्स इनकम, और फार्मर्स की इनकम आप अच्छी करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है महिंद्रा एग्री बिजनेस। तो महिंद्रा एग्री बिजनेस के थ्रू भी जो फार्मर्स हैं उनका लाइवलीहुड इंप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है। ऑफर्स फार्म मशीनरी, ये क्या कर रहा है, जो फार्म मशीनरी है वो देने का काम कर रहा है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है फार्मर्स की। एंड मार्केट लिंकेजेस टू प्रोड्यूस, तो जो फार्मर्स का प्रोड्यूस निकल रहा है तो उसको मार्केट से लिंक करने में भी महिंद्रा एग्री बिजनेस बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसका लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैकेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन लेबरों की जो है डेफिशिएंसी होती जा रही है, लेबर अवेलेबिलिटी घटती जा रही है। तो हमको फुल्ली डिपेंड होना पड़ेगा कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन पर। और मैकेनाइजेशन पर अगर हम डिपेंड होते हैं तो अपनी दक्षता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैकेनाइजेशन क्या करता है, रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करता है। एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, आपकी उर्वरता को इम्प्रूव करने का काम करता है। एक्सेस द हाई वैल्यू मार्केट्स, और जो अच्छे मार्केट्स हैं जहां पर आपके प्रोड्यूस का अच्छा मार्केट मिल सकता है उन मार्केट्स को एक्सेस करने का भी काम आपका कौन करता है, आपका महिंद्रा एग्री बिजनेस इसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है आपका ट्रस्ट्स एंड फाउंडेशंस। तो ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस की अगर हम बात करें तो टाटा ट्रस्ट रिवाइविंग ग्रीन रिवोल्यूशन इनिशिएटिव्स, तो टाटा ट्रस्ट भी आपका बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है। फोकसेस ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो जो आपका टिकाऊ खेती है, टिकाऊ खेती पर आपका टाटा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। फोकसिंग एरियाज़ है वाटर कंजर्वेशन, तो जल संरक्षण में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सॉइल की हेल्थ अच्छी रहे इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। एंड एफपीओज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें भी आपका टाटा ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सस्टेनेबिलिटी एंड रेसिलेंस इनहेंसेस नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इम्प्रूव कर रहा है। बेस एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टर्म इनकम, तो लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करने में आपका जो टाटा ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। रिलायंस फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये फोकस किस पे कर रहा है, सपोर्ट फार्मर्स विद टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी और फार्मर्स को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग देने में मदद कर रहा है आपका रिलायंस फाउंडेशन। लाइव स्टॉक पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड्स क्रिटिकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर डाइवर्सिफाइड इनकम, तो डिफरेंट सोर्सेज से आप इनकम जनरेट कर सकें, इसके लिए कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट में आपका जो रिलायंस फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन टाइप की बात करें तो कुछ कोऑपरेटिव्स भी हैं। कोऑपरेटिव्स जैसे आपका इफ़को सभी लोग जानते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये क्या करता है, सप्लाइज हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स, ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर किसानों को देने का काम करता है। एंड इनपुट्स, और जो भी इनपुट्स हैं खेती किसानी के लिए वो भी ये प्रोवाइड कराने का काम करता है।
इसके बाद आपका आता है हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एंड इनपुट्स रन्स ई बाज़ार फॉर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिजिटली जो भी आपका प्रोड्यूस है वो मार्केट्स तक पहुंच सके, उस पर भी आपका इफ़को बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। इसका लाइव स्टॉक पे लाइवलीवुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स एट रीजनेबल रेट्स। तो जो अवेलेबिलिटी है, जो आपके क्रिटिकल इनपुट्स हैं उनको आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाए, ये भी इंश्योरिटी कौन करता है? आपका इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके बाद हम बात करते हैं एनजीओज़ एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ की। तो एनजीओज़ और इंटरनेशनल बॉडीज़ भी कुछ इस पर आपका बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। जैसे आपका सेवा है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये किस एरिया पे फोकस कर रहा है? एम्पावर्स वुमेन फार्मर्स थ्रू ट्रेनिंग, क्रेडिट एंड कलेक्टिव फार्मिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज। तो जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं खेती किसानी में बढ़ाना, और कैसे बढ़ाना? उनको ट्रेनिंग देके, उनको पैसा देके कहीं ना कहीं कलेक्टिव फार्मिंग पे फोकस करना, और माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं उनको जनरेट करना। ये आपका जो सेवा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर ये काम कर रहा है। लाइवलीवुड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जेंडर एम्पावरमेंट होगा एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइड्स क्रेडिट एक्सेस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर टू वुमेन। तो वुमेन को कहीं ना कहीं जो मेन हैं उनके बराबर लाके खड़ा करने का काम आपका जो सेवा फाउंडेशन है वो करने का काम करता है, जेंडर एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद आपका है नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ये दोनों जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो फोकसिंग एरिया है, अगर उस फोकसिंग एरिया की बात करें तो ये किस पे फोकस करेंगे? फोकस कर रहे हैं कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स प्रमोटिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सीड सिस्टम्स एंड सस्टेनेबल लैंडस्केप मैनेजमेंट। तो ये जो इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कोलैब करके कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के क्लाइमेट आपका स्मार्ट एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, जो डिफरेंट सीड सिस्टम्स हैं उन पे फोकस करने का काम कर रहे हैं, एंड जो आपका एक सस्टेनेबल, जो आपका एक टिकाऊ लैंडस्केप मैनेजमेंट है उस पे फोकस करने का काम हमारे FAO और IFAD करने का काम कर रहे हैं। तो इसका लाइवलीवुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज ब्रिंग्स ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फंडिंग टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चरल चैलेंजेस। तो इससे क्या होगा? हमको कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवल की जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं और जो फंड्स हैं हमको ग्लोबल लेवल से प्राप्त होंगे, और उन जो ग्लोबल लेवल से जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनको हम एग्रीकल्चर में जो भी हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें इंक्लूड करके उसको हम सक्सेसफुली कहीं ना कहीं उससे निकलने का काम करेंगे, और जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा कृषि है, उसको हम लोग इम्प्रूव करने का काम करेंगे, और जो लाइवलीवुड है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। जो फार्मर्स हैं उनका जो जीवन यापन स्तर है उसको हम इम्प्रूव करने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू।